तकनीकी के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी हद तक तो कोशिश की है कि जिस हिसाब से कृषि में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इवन पैदावार को किसी तरह से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि मतलब ऐसी समस्याएं क्यों हो रही हैं? तो ये भी कोई अछूता नहीं है, आप में से हर विद्यार्थी जानता है कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको और ज़्यादा डेवलप करने की आवश्यकता है। तो इन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं जो कृषि का एक महत्व है ना, वो फिलहाल और भी बढ़ रहा है, ठीक है? क्योंकि जो ज़मीन है, जो मृदा है, वो तो सीमित है। लेकिन अब इतनी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, क्या किया जाए? तो उन्हीं कड़ी में एक छोटा-सा टॉपिक लेकर मैं आया हूँ हाइड्रोपोनिक्स, एयरोपोनिक्स, जिसके थ्रू हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कृषि को, है ना, कृषि को कुछ ऐसी जगह ले जाकर करें, जहाँ पर कृत्रिम तरीके से कर कर हम आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। तो उसी कड़ी में हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। पता है हम लोगों ने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा है, प्रथम हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति। ओके, और अब मैं बोलता हूँ आपको एक तृतीय हरित क्रांति भी है। ठीक है, कुछ ऐसे जर्नल्स हैं, कुछ पेपर पब्लिश हुए हैं जहां पर तृतीय हरित क्रांति के रूप में हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स को दर्शाया गया है। ओके, अब ये तृतीय हरित क्रांति क्या है, उस बारे में हम आपसे बात करेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी जगहों पे अगर आप सोर्सेज़ ढूँढोगे, तो बहुत लिमिटेड ही सोर्सेज़ है जहाँ पर इस तरह के शब्दों को लिखने की कोशिश की गई है। वैज्ञानिकों ने पेपर्स में जो इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश होते हैं कि हरित क्रांति, तृतीय हरित क्रांति के अंदर हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स लिए जाते हैं। प्रथम हरित क्रांति आप सब जानते हैं जहाँ पर अ, अच्छे खासे रसायनों का प्रयोग हुआ है, जहाँ पर नई गुणवत्ता वाले पौधे लाए गए, उच्च किस्म वाले पौधे लाए गए हैं, अल्पायु वाले पौधे लाए गए हैं। ओके, इसके अलावा बहुत सारे मैकेनाइजेशन भी हुए हैं, मशीन टूल्स का भी यूज हुआ है प्रथम हरित क्रांति में। द्वितीय हरित क्रांति में आप सब जानते होंगे कि जो जीन संवर्धित जो पौधे हैं उनका उपयोग किया गया है द्वितीय हरित क्रांति में। और तृतीय हरित क्रांति में अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात बता रहा हूँ, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स को कुछ जर्नल्स ने नाम लेकर बताने की कोशिश की है। तो आइए बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स क्या है, इस पूरी तकनीकी के बारे में। और वीडियो शुरुआत करने के पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि गहरी है, मैंने आईटी दिल्ली से पीएचडी की है। मैं मेरी एक संस्था है पूर्वांचल, जहाँ का मैं संस्थापक हूँ, जहाँ पर मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूँ गोरखपुर में। मैं आपको विज्ञान तकनीक और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। पिछले 18 वर्षों से पठन पाठन का कार्य चल रहा है, 1000 से अधिक विद्यार्थी सेलेक्ट हो चुके हैं। और मेरी दो किताबें हैं जो आती हैं, जो आप सबको पढ़नी होती है और यूपीएससी सेगमेंट में काफी पॉपुलर बुकों में कंसीडर किया जाता है। पहला विज्ञान तकनीकी और दूसरा पर्यावरण का, तो इसे पढ़ना ना भूलें। तो ये दोनों की दोनों किताबें मैग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं। मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, स्क्रीन पे दे सकते हैं। अनअकैडमी पर जो प्रोफाइल है unacademy.com/rvpm2010 पर उपलब्ध है। यहाँ पर प्लस की सारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ कुछ स्पेशल क्लास भी निःशुल्क होती हैं, जहाँ पर विज्ञान की कक्षाएं चल रही हैं, आप मेरे साथ निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो यूज कोड है वो रवि यूपीएससी, इस कोड को यूज करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। ये बेस्ट एजुकेटर है जो यूपीएससी के एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाते हैं। इनकी क्लासेस लाइव सेशन के साथ आपको मिलती हैं, इससे बड़ा ऑप्शन आपको मिलने वाला नहीं है पूरे भारत में। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इस कोर्स को ज्वाइन करते समय आप इन सारे अध्यापकों को बेहतर तरीके से जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। विज्ञान तकनीकी आज का विषय है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, जिसके लिए मैं आप सबके साथ आज जुड़ा हूं, हाइड्रोपोनिक्स। देखो, हाइड्रोपोनिक्स में सीधा ये नाम कहीं ना कहीं बताता है, हाइड्रो का मतलब जल होता है। अगर आप हाइड्रो का समझते हैं जल, तो कहीं ना कहीं जल के अंदर हम पौधों को ग्रो कराने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर पौधे सीधा का सीधा पानी में पौधों की खेती करने वाले हैं। और एक बात बताऊं तो हाइड्रोकल्चर होता है जहां पर पानी के अंदर पौधों का ग्रो कराते हैं, उसकी एक उप शाखा है। क्योंकि हाइड्रोकल्चर में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जल के अंदर जो कल्चर कराते हैं उसमें एक नया ही ऑप्शन है जिसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। मैं आपसे सबसे अगर पूछना चाहूँ, ये बताऊं कि पौधे जो होते हैं मृदा में ग्रो क्यों करते हैं, तो आप सब बोलोगे क्योंकि पौधे मृदा नहीं खाते हैं। मृदा में कुछ चीजें हैं जो मौजूद होती हैं, जैसे जैसे पोषक तत्व होते हैं, जैसे पोषक तत्व होते हैं, जैसे जल होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। मृदा थोड़ी ना पौधे खाते हैं। तो मृदा एक ऐसी जगह है जहां पर पोषक तत्व और जल दोनों उपलब्ध है। अगर मैं आपको एक काम करूं, मान लो एक ग्लास दे दूं और बोले एक काम करो, अच्छा और क्या चाहिए पौधों को, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और क्या चाहिए पौधों को, सूर्य का प्रकाश चाहिए। बहुत बढ़िया, ये चीजें चाहिए होती पौधों को। तो पोषक और जल तो मृदा से मिल जाते हैं, और CO2 और प्रकाश तो पौधे खुले में है, इसकी वजह से मिल जाता है। क्योंकि खुले में है मतलब हर जगह CO2 प्रकाश जहां जहां आ रहा है वहां पर आप आसानी से पौधे को लगा सकते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मृदा की जगह सिर्फ एक केमिकल डाल रहा हूँ, जहां पर इस पोषक और जल को जितनी जरूरत है उतना पौधे के लिए डाल दूं। अब बताओ मृदा की जरूरत है? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि मृदा की जरूरत एक्चुअल में पोषक तत्व जल के लिए होता है।
और वही पोषक तत्व जल से भरा एक मैंने कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, बहुत सारे पौधे लगा दिए। अब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेट तरीके से, कंट्रोल तरीके से, नियंत्रित तरीके से कृषि कराई जा रही है। इसीलिए हाइड्रोपोनिक्स को हम मृदा रहित प्रवृत्ति यानी सॉयल लेस कल्चर भी कहते हैं। यह एक पूरा तरह एक संस्कृति है जो आपको बताती है कि मृदा के अंदर आपको पैदावार करने की जरूरत ही नहीं है, और वही मृदा, वही लैंड जो समय के साथ कम हो रहा है, अब आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन भी है। इस तकनीक का उपयोग करके खेती कैसे होती है, आप पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं। कुछ कंटेनर्स लिए गए हैं, कंटेनर्स में देखिए यहाँ से न्यूट्रिएंट्स डालने की कोशिश की जा रही है, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स डाले जा रहे हैं। वही, अच्छा, हर पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स अलग होता है। मैंने आपको बायोलॉजी में पढ़ाई है, कुल 16 पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को आवश्यक होता है। ओके, जिनको जिनको मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं, कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये 16 पोषक तत्व कौन कौन होते हैं देखिएगा। जो मैक्रो होते हैं जो पौधों को ज्यादा जरूरत होता है, और माइक्रो होते हैं जो पौधों को कम जरूरत होता है। याद रखिएगा, मैक्रो में आते हैं 9 और माइक्रो में आते हैं 7। कई बार स्टेट पीसीएस में पूछा गया, किसी जमाने में आईएएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। 9 में आते हैं CHO NPK SCA और Mg। CHO NPK SCA और Mg, इन सब के बारे में आप जानते होंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। वही जो 7 पोषक तत्व होते हैं जो कम आवश्यक कम कम अमाउंट में है लेकिन पौधों को चाहिए, वो है FeMOBCuMnZnCl। FeMOBCuMn, Cu का मतलब कॉपर, Mn का मतलब मैग्नीन, Zn का मतलब जिंक यानी जस्ता, और Cl का मतलब क्लोरीन। तो ये हो गया आपको Cl का। तो आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और क्लोरीन, ये मिला के 9 और 7 तत्व हैं जो पौधों को आवश्यक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, पौधों को खनिज पोषक तत्वों का घोल बनाइए। मिट्टी के पानी से बहते हैं, है ना, जो बिना मिट्टी के पानी से बहते हैं। यहाँ मिट्टी की जरूरत नहीं है, यहाँ इस लिक्विड के साथ, है ना, लिक्विड के साथ उन न्यूट्रिएंट्स से घोल कर दे दीजिए। जिन पौधों को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, पूरा नियंत्रित तरीके से, अच्छे तरीके से आप न्यूट्रिएंट्स देते हैं। खेतों में तो आप न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, पता चलता है कि पानी वानी जब डालते हैं ना पौधों को, तो न्यूट्रिएंट धीरे धीरे रिस्क के नीचे चले जाते हैं। और न्यूट्रिएंट्स भी ना इक्वल तो मिट्टी में बढ़ते नहीं है, मृदा में बढ़ते नहीं, कहीं इधर ज्यादा होते हैं, उधर ज्यादा है। कहीं गोभी बड़े साइज की होती है, कहीं गोभी छोटे साइज की होती है। यहाँ जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, पूरा का पूरा एक ही तरह की प्रोडक्टिविटी होने वाली है, और कमाल की प्रोडक्टिविटी होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स से लाभ क्या क्या है। पहली बात, यहाँ पर आप मौसम पे डिपेंडेंट नहीं है। मौसम कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर कहा जाता है मौसम की तरह बदल मत जाना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मौसम की तरह बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ कोई सीजन की जरूरत नहीं है, पूरे वर्ष एग्रीकल्चर करते रहिए। जमीन की, मृदा की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मृदा को हमेशा रहने और इंडस्ट्री के लिए बनाइएगा। कम से कम आप प्रदूषण को ही संभाल लीजिए, प्रदूषण, सॉरी, ये जनसंख्या को ही संभाल लीजिए, ठीक है, वही ज्यादा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं जरूरत को हम काफी हद तक कम ही कर लेंगे। इको फ्रेंडली यानी यहाँ पर कोई प्रदूषण भी नहीं है, यहाँ पर कोई प्रदूषण भी नहीं है। ना तो हम वाटर टेबल को पोल्यूशन पहुंचा रहे हैं, ना तो किसी ये कह लीजिए कि खाद्य श्रृंखला वगैरह से किसी अन्य जीव को किसी तरह का प्रदूषण जा रहा है। तो पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, जीव फ्रेंडली है, ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल खेती करने में जितना आप जल लेते हैं ना, उससे कम पानी यहाँ आवश्यकता होती है। क्योंकि खेती करते हैं जब आप जल लेते हैं ना, तो पानी कुछ समय करते यहाँ होता है, धीरे धीरे चल के नीचे वाटर टेबल में चला जाता है। जहाँ जलों में जल चल भरे होते हैं, तो किसान को भी पानी कई बार डालना पड़ता है। यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है, जब पौधों को चाहिए तब न्यूट्रिएंट डाल दीजिए, पौधा को न्यूट्रिएंट और पानी मिल जाएगा, फिर बंद कर दीजिए, फिर न्यूट्रिएंट पानी एक समय के बाद डाल लीजिए। यहाँ पर फिलहाल पानी फिर भी कम देना पड़ता है इन कंपेरिजन टू, ऐसा माना गया है। और दूसरी चीज, यहाँ पे पोषण की भी कम आवश्यकता होती है। क्यों? जितना पोषण देते हैं पूरा पौधों को मिल जाता है। खेतों में डालने वाला पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन को पूरा मिलता नहीं है, और पूरी तरह से यहाँ पौधे जो होते हैं वृद्धि के आधार पर पोषण अंतर नियंत्रण में रखता है। और उत्पादकता का तो पूछिए नहीं दोस्त। अब मैंने बोला ना, गोभी देख लीजिए, अगर है तो 21 साइज की है, के साइज की है, बड़ी बड़ी गोभी है, सारा का सारा, क्योंकि पूरा नियंत्रित तरीके से आप करें। सबसे बड़ी बात, मान लो कोई पौधे में कोई बीमारी वारी हो जाए, तो कोई हल्का सा केमिकल डालिए, पूरे पौधे में इक्वली पहुंच जाता है। पौधों को कोई कीट वीट और खरपतवार की कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से वो उसको भी निपटान कर सकते हैं। अब हाइड्रोपोनिक्स से नुकसान क्या है, हाइड्रोपोनिक्स से नुकसान क्या है। इसमें अगर हाइड्रोपोनिक्स में कोई भी समस्या आती है, सिंगल प्रॉब्लम अगर आपने की, तो यहाँ पर पूरा का पौधा चला जाता है। खेतों में ऐसा नहीं होता। कहीं किसी एरियाज में कुछ प्रॉब्लम हुई, वहां के कुछ पौधे मर गए, यहाँ तो पूरा का पूरा केमिकल में ही समस्या है, पूरे के पूरे एक पौधे एक साथ चले जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बताऊं, यहाँ पानी में पौधे उगाए जाते हैं। पानी मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर में होने की वजह से यहाँ पर पैथोजन जो होते हैं वो वहां पे रोगजनक, है ना, आकर्षित हो सकते हैं, जो कि हमेशा हमेशा नम चीजें बनी रहती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए कि रोगजनक नमी नमी को ज्यादा पसंद करते हैं। जो पैथोजन होते हैं, रोगजनक यानी जो डिजीज कॉज करते हैं, उसी वजह से यहाँ आपके लिए भी दिक्कत होती है। ये अति संवेदनशील जगह होती हैं किसी भी पैथोजन को ग्रो करने का। हाँ, ये अलग बात है, ये तकनीकी काफी महंगी है, काफी महंगी है, क्योंकि काफी इसमें समस्या, काफी
बारीकी के साथ, लेकिन यहाँ पर तकनीकी और चीजें आपको पता होनी चाहिए। वहीं इसके विपरीत हम दूसरी जगह पे बात करें एरोपोनिक्स के बारे में। एरो का मतलब अगर लैटिन में देखें तो होता है वायु, और पैनी का मतलब होता है वर्क यानी कार्य। तो ये एरोपोनिक्स लैटिन शब्द से एरो और पोनिक्स मिलाकर बनाया गया। यहां पर भी एक्चुअल में हम मृदा रहित ही नियंत्रित तरीके से कृषि को करते हैं। यहां पर भी हम करते हैं, लेकिन यहां पे तरीका कुछ अलग होता है। हल्का सा आपको बताऊंगा, यहां पर आप किसी पौधे को इंडोर पौधों की खेती तकनीकों पर लागू कर सकते हैं, जो घरों के अंदर आप पौधे लगाते हैं। ओके, यहाँ पर पर्यावरण की स्थिति को उत्पादक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर तापमान, धूप जितना चाहिए भाई, कंट्रोल इंडोर के अंदर कंट्रोल तरीके से यहाँ भी लगाइए। तो जो भी उत्पादक, जैसे मैं हूं और मैं एग्रीकल्चर करना चाहता हूँ, पूरा नियंत्रित तरीके से एग्रीकल्चर को करूंगा। यहाँ पर तापमान, धूप आदि को पूरा नियंत्रित तरीके से पौधों को दूंगा। यहाँ पर होता क्या है, पौधों की जड़ों को एक कक्ष में रख दिया जाता है, ठीक है, और जड़ों पर पोषक तत्वों से भरपूर जल का छिड़ाव किया जाता है। छिड़ाव भी जो होता है ना, वो ऐसे दिया जाता है जैसे अभी छींकता नहीं है, छींकता तो उसे ड्रॉपलेट्स हवा में आते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह स्प्रे किया जाता है। जैसे मान लो ये पौधा है, मान लो ये पौधा है, मान लो ये पौधा है, ये उसके जड़ है। तो नीचे से क्या है, मान लो ये पाइप है, ये क्या करता है, स्प्रे कर देता है, स्प्रे शू, तो रूट को न्यूट्रिएंट्स का पानी चला जाता है, शू जेट की तरह शू कर देता है, ठीक है। तो हमेशा पौधे जल में नहीं होते, इसीलिए कहते हैं एरोपोनिक्स में हाइड्रोपोनिक्स की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है। और हाइड्रोपोनिक्स में तो पूरा का पूरा जल के अंदर ही पौधा लगा होता है, इसी जल के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स डाल रहे होते हैं। यहाँ तो जल बार बार देना होता है, यहाँ जब जरूरत है उसको स्प्रे कीजिए, रूट्स के ऊपर मिल रहा है और लेकिन ये याद रखिएगा, इसको इंडोर में ही लगाएंगे, आउटडोर में इसको नहीं लगा पाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसको इंडोर में ही लगा पाएंगे एरोपोनिक्स में। और पोषक तत्वों का छिड़काव, ये देखिए कुछ पिक्चर्स को मैंने समझाने की कोशिश की है, कुछ पिक्चर्स को मैंने समझाने की कोशिश की है। अच्छा एक बात बताओ, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? बिल्कुल चाहिए। पौधों को ऑक्सीजन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। अगर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं तो पौधों का विकास होता है, और ऑक्सीजन है तो पौधे के अंदर एनर्जी होती है, और एनर्जी होती है तभी जड़ें वोड़ें जो होती हैं, यहाँ पे अगर न्यूट्रिएंट्स आपने छिड़क दिया है नीचे से फॉग की तरह से, तो ये न्यूट्रिएंट धीरे धीरे अवशोषित करके पौधे के सारे भाग में पहुंचाते हैं। ये पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए आवश्यक है। ओके, देखिए लिखा हुआ है, पोषक पानी की सूक्ष्म बूंदों को समृद्ध हवा में एरोपोनिक्स का संचालन। देखो ये यहाँ पे क्या है, कुछ जड़ें आपको दिख रही, कुछ जड़ें दिख रही हैं। यहाँ पे नीचे से क्या है, फॉग टाइप से स्प्रे किया जाता है पानी और न्यूट्रिएंट्स, और यहाँ जड़ों को मिल जाता है, पौधों की वृद्धि होती है। ये नीचे के हिस्से में देखिए कितना खूबसूरत सा पिक्चर दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए एक ट्यूब की तरह है, यहाँ पे फॉग टाइप से न्यूट्रिएंट भेजा जाता है, इनकी जड़ें अंदर की तरह हैं, और पूरा का पूरा इस ट्यूब्स के अंदर से न्यूट्रिशन दिया जाता है, पौधों की पैदावार होती है। ये ध्यान रखिएगा, पूरा कंट्रोल तरीके से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, याद रखिएगा। अब बात होती है एरोपोनिक्स के क्या लाभ है। तो एरोपोनिक्स से क्या लाभ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो भी फसलें, यहाँ पर मौसम की कोई दिक्कत नहीं है, पूरी दिक्कत नहीं है। जैसे हाइड्रोपोनिक्स में था पूरे वर्ष पौधे लगाइए, एरोपोनिक्स में भी पूरे वर्ष पौधे लगाइए। यहाँ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज किसी भी तरह से वर्टिकल फार्मिंग कीजिए, हॉरिजॉन्टल फार्मिंग, कोई हॉरिजॉन्टल मतलब जो जमीन है सीधा, वर्टिकल ऊपर ऊपर ले जाइए, एक लेयर में ले जाके एग्रीकल्चर कीजिए। पर 1 हेक्टेयर एरिया में आप 4 हेक्टेयर के बराबर फार्मिंग कर रहे हैं। इको फ्रेंडली, यहाँ कोई प्रदूषण नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स से कम पानी लगता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पोषण की भी कम आवश्यकता होती है कि जितना पोषण देना है पूरा का पूरा रूट पे जा रहा है। सामान्य कृषि में ऐसा होता नहीं है, काफी पोषण जो इधर उधर बिखर जाते हैं। और यहाँ कहते हैं 3 गुना तेजी से बढ़ते हैं पौधे, यहाँ पर 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। ओके, उपभोक्ता के लिए इवन ये कह लो कि शाकनाशी कीटनाशी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कोई हर्बिसाइड्स है, हर्ब है या पेस्ट है, कोई इंसेक्ट है, कीड़ा है, कोई अनवांटेड पौधा है, तो कोई जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि उस तरह की ग्रोथ यहाँ होंगे नहीं। होंगे तो आप पूरा तरह से आप एडमिनिस्ट्रेट एग्रीकल्चर कर रहे हैं, देख रेख में कर रहे हैं। थोड़ा सा केमिकल डाले, सारे के सारे कीट वीट खत्म हो जाएंगे पूरे तरीके से। खेतों में क्या होगा, कहीं केमिकल ज्यादा है, कहीं केमिकल कम है, कीट मर रहे हैं, कहीं नहीं मर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रे कीजिए, सब खत्म एक बार, सब खत्म एक बार। हाँ, कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आपको बार बार इसमें निगेटिव है, निगरानी करनी होगी, काफी महंगा है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। दूसरी चीज बताऊं कि जड़ कक्ष जो है वो ओपन है, हवा में है, और वहां पर अक्सर जो होता है, वहां पर जो जीवित है, जड़ क्या है, जीवित है, तो वहां पर हो सकता है कोई कीटाणु वगैरह हो जाए। क्योंकि आप जड़ है और खुले में है, और वो पैथोजन आप ऊपर रखे हुए हैं, जो बीमारी काज करने वाले जीवाणु वाणु हैं, जिनका भूजन हो सकता है, पता चलेगा कीटाणु वगैरह को लग जाएंगे, जड़ें बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए बार बार आपको जड़ों को कीटाणु शोधन करने की आवश्यकता होती है, कीटाणु शोधन करने की आवश्यकता होती है। अगर जीवाणु वाले हैं उनको हमेशा साफ करते रहना, ये भी एक समस्या है एरोपोनिक्स में, सबसे बड़ी समस्या मैं तो यही बताता हूँ, ठीक है।
ये पूरा का पूरा लेक्चर रहा है, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को ले सकते हैं, जो आप टेलीग्राम चैनल स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरा अनअकैडमी पे प्रोफाइल है, यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ मेरी पूरी क्लासेस अवेलेबल हैं, प्लस की और साथ साथ स्पेशल क्लासेस भी निःशुल्क होती हैं। मेरा जो कोड है रवि यूपीएससी है, कोर्स ज्वाइन करते समय इस कोड को लेना मत भूलें, यूज करना, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा 10% आपको डिस्काउंट भी होता है। यूएलाइट टेस्ट सीरीज है आप सबके लिए, प्रीलिम्स में जीएस और सीसैट दोनों के लिए 6 मंथ सब्सक्रिप्शन आपको दिए जा रहा है और इस समय 50% डिस्काउंट पर है, 50%। और प्लस ये 6 मंथ का अगर वैलिडिटी है तो अभी आपको 50%, 6 मंथ का है तो भी आपको 50%। और यहाँ पर ये वैलिडिटी 16 फरवरी 2022 तक वैलिड है। इस कोर्स को ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी कोड को यूज करना ना भूलें। रवि यूपीएससी कोड में आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो ओके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये पूरा का पूरा डिस्काउंट ध्यान रखिएगा, ये आपको एजुकेटर्स के साथ ही कोड पे मिलेगा। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, यहाँ पे पूरा का पूरा जो डिस्काउंट होगा आपको एजुकेटर के कोड के साथ ही मिलेगा। लिखा भी है प्राइसेस आर इंक्लूसिव एजुकेटर कोड डिस्काउंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जहाँ 22% आपको फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है ना। और इसके साथ अगर आप एजुकेटर कोड यहाँ भी यूज करते हैं रवि यूपीएससी जो मैंने आपको बोला था, तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाता है आइकॉनिक पर। और आइकॉनिक आपको मार्क बार बोलता हूँ, इट्स अ बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पर आपको 1 साल से ज्यादा की वैलिडिटी के लिए 18 मंथ अब तो कर ही दिया गया है आपको आइकॉनिक कॉम्बो में। ये बेस्ट है। यहाँ पे आपको रवि यूपीएससी कोड लिख देता हूँ, ये मेरा कोड है, ऊपर भी लिखा हुआ है, ये यूज कोड ऑप्शन यहाँ था, मैंने ऊपर लिख दिया। ये जब भी यूज कीजिएंगे आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दैट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन, जो मैं आप सबको बार बार बोलता हूँ, और इस डिस्क्रिप्शन को आपको यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी सब्सक्रिप्शन पे आपको एक ट्यूटर भी मिल जाता है, क्योंकि हम में से काफी लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई ट्यूशन करने वाला नहीं, बताने वाला नहीं है। तो एक ट्यूटर एंड दैट पर्सन विल ऑलरेडी गाइड यू, और यहाँ पे मेन से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस भी आपके होते हैं। तो कोई ना कोई है आपके लिए वॉच करने वाला इन योर प्रिपरेशंस, कि आप किस तरह की गलतियां कर रहे हैं, कोई गलती है तो उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट है, और इसको इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपके टेस्ट सीरीजेस होते हैं और काफी हद तक आपके इवेल्युएशन भी हो जाते हैं। सीसैट स्पेशल पर है आपका 13 फरवरी को, ठीक 11 बजे ज्वाइन करना मत भूलिए। 40 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आपको करने होंगे। 250 लकी विनर्स वगैरह, एक्साइटिंग रिजल्ट्स और गिफ्ट वाउचर्स भी हैं। मेरा इनरोल कोड है रवि यूपीएससी, जो आपको इस कॉम्बैट को ज्वाइन कर जाते समय इसे यूज करना होगा। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है, जहां पर सीसैट और हिंदू न्यूज़पेपर के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन 15 मिनट्स में, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। अलग अलग दिन अलग अलग समय में आपको ये उपलब्ध है। इसको भी जरूर ज्वाइन करें अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए। कोर्स को ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी कोड जरूर यूज करें। आप अगर नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो फिलहाल मैं बोलूंगा आइकॉनिक इज द बेस्ट वन, क्योंकि ट्यूट और मेंटर जो आपको मिल जाता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलता है। सेम रवि यूपीएससी कोड पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑप्शन पे भी मिल जाता है। हाँ, यूपीएससी में अगर आपका ड्रीम है और आपको कहीं फाइनेंशियल क्रंच है, तो आपको अनअकैडमी एक लोन फैसिलिटी भी देता है 0% इंटरेस्ट रेट पे। तो आप इस ऑप्शन को भी मिस मत कीजिएगा। फाइनेंशियल क्रंच अगर है तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साइंस टेक एनवायरमेंट कोर्सेज अनअकैडमी पे उपलब्ध हैं। प्लस के कोर्सेज में मैं आपको साइंस टेक एनवायरमेंट पढ़ाता मिल जाऊंगा। मेरा कोड ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी है, इसे मिस ना करें। और ये 2022 का प्रीलिम्स का बैच, बूस्टर बैच कोर्स स्टार्ट है। और साथ ही साथ आपको 2 इयर्स का भी सब्सक्रिप्शन है, जहां पर मैं आपको साइंस टेक्नोमेट्री क्लास लेते हुए मिल जाऊंगा, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम के बैचेस में। सो 9 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, मिस ना करें। यहाँ पर आपको सारी की सारी किताबें भी दी जा रही हैं। थैंक यू एवरीवन। जाते जाते अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी।